सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम हराइजन। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो कि केमिकल काइनेटिक्स पे आता है। वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड आरएनएस इक्वेशन, उसके बारे में भी देखेंगे। तो हमने अभी तक देखा था क्या, टेम्परेचर रिएक्शन की रेट जो होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा ये हम देखेंगे आरएनएस इक्वेशन पे। तो एक चीज़ होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो कि है, तो थ्योरी ये है कि थ्योरी नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये देखा गया है कि एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल्ड एंड सो इज द रेट कांस्टेंट। इज डबल्ड। सपोज एक रेट कांस्टेंट हमने लिया जो कि है 35 डिग्री सेल्सियस पे, और एक रेट कांस्टेंट हमने लिया जो कि है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो इसके जो रेशियो आएगी, इसको ले लेते हैं के 35 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई के 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2। सो ये जो रेशियो है, और समटाइम्स 3। ये जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, करेक्ट है। अभी क्या होगा, ये देखा गया है कि अगर एक रिएक्शन को देखेंगे, इसकी K2/K1 ले लेंगे और इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन है। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको हम म्यू लेते हैं, म्यू। सो ये K2/K1 अगर लेते हैं तो म्यू टू द पावर डेल टी डिवाइडेड बाई 10। ये इक्वेशन हमें मिल गया। इसको हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो रेट कांस्टेंट गिवन है और इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट भी गिवन है और दो अलग अलग टेम्परेचर गिवन है, तो अलग अलग टेम्परेचर की जो डिफरेंस है वो आ गया डेल टी, और K2/K1 इज इक्वल टू म्यू गिवन है, म्यू टू द पावर डेल टी बाई 10। सिंस हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को दो अलग अलग टेम्परेचर के लेते हैं जिनके बीच में डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस छोड़ो, 10 डिग्री होता है, 10 डिग्री। सो इसीलिए हम इसको 10 पे डिवाइड करते हैं। तो म्यू टू द पावर डेल टी डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू K2/K1। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई एक रिएक्शन का दो अलग अलग रेट कांस्टेंट गिवन है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे, और उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट भी गिवन है, तो हम डायरेक्टली इसको म्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं और डेल टी की वैल्यू, जो उनके बीच में डिफरेंस है दो अलग अलग टेम्परेचर के, सपोज 35 डिग्री सेल्सियस हो गया और 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 10 डिग्री, दो अलग अलग टेम्परेचर की। तो ये आ गया डेल टी। तो डेल टी को डिवाइड करेंगे 10 से, म्यू टू द पावर डेल टी डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K2/K1। ठीक है, कितना ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, इसको हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हैं, इस फार्मूला। अच्छा, ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है एक रेट ऑफ द रिएक्शन का, ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, यानी कि कैसे डिपेंड करता है
अगर कोई टेम्परेचर एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा एंड रेट कांस्टेंट को भी अफेक्ट करेगा। प्रोपोर्शनल है ना रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। सो टेम्परेचर को राइज करने से या फिर डिक्रीज करने से ये रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया? आरेनियस ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो कैसे किया ना, आरेनियस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन पे एक्सप्लेन किया। तो आरएनएस इक्वेशन जो है वो ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन की रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, बताता हूँ, बी पेशेंट। सो यहाँ पे क्या कहता है ना, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। ये हो गया एक एक्सपोनेंशियल टर्म, E है ना, तो एक एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया। सो EA क्या है यहाँ पे, EA इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और A हो गया आरएनएस फैक्टर, और इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ये एक कांस्टेंट होता है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन होता है। ये कांस्टेंट होता है, एक सिंगल रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये कांस्टेंट होता है। कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी रेट कांस्टेंट हो, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ए की वैल्यू हमेशा सेम आएगी और इसको हम आरएनएस इक्वेशन बोलते हैं, सॉरी आरएनएस फैक्टर बोलते हैं। और EA जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ये एक नया टर्म है, अभी तक हमने जितने भी पढ़ा है अभी तक, तो यहाँ पे ये तो कम्प्लीटली नया है। तो इसको देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एक केमिकल रिएक्शन में। जब हम काइनेटिक्स या फिर केमिकल जो रिएक्शन की जो डायनामिक्स हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक रिएक्शन को प्रोसीड करने में सबसे वाइटल रोल जो प्ले करता है वो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ही प्ले करता है। तो इसको समझेंगे कैसे, तो एक एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं। एनर्जी प्रोफाइल पता है? एनर्जी प्रोफाइल एक रिएक्शन की जो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है उसको हम एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। कैसे करेंगे ना, मान लो देखो ये है एनर्जी और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है रिएक्शन की जो प्रोसीडिंग होता है, रिएक्शन जब प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है विथ टाइम, तो इसको हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। रिएक्शन जब टाइम चलता जाता है ना, रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है, इसको हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो क्या होगी, उसका क्या होगा उसके रिएक्टेंट की एनर्जी। सपोज इनिशियली जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया था तो रिएक्टेंट की कोई ना कोई तो एनर्जी होगी, तो ये जो एनर्जी है ये हो गया रिएक्टेंट की एनर्जी। सपोज ये यहाँ पे है, ये हो गया यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी। ठीक है, इतना रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है। तो जब जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा ना, ये प्रोसीड कैसे करता है, मैंने पहले भी बताया था कि कोलिजन होता है रिएक्टेंट के बीच में। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोलिजन होता है। जब एक कोलिजन होता है ना, इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता है, इनकी जो एनर्जी होता है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेंगे फिर जाके डिक्रीज करके एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे जो कि स्टेबल होगा। क्योंकि ओरिजिनली जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी
उससे थोड़ा सा स्टेबलाइज होके वो प्रोडक्ट बनाएंगे। यही तो होता है नेचुरल टेंडेंसी किसी भी रिएक्टेंट की। वो रिएक्शन करता है इसीलिए ताकि अपना एनर्जी कम कर सके और एनर्जी को स्टेबलाइज कर सके, एक ऐसे वैल्यू पे ले आए इसकी एनर्जी को जहाँ पे वो स्टेबलाइज हो सके। इसीलिए वो दूसरों के साथ मिलकर रिएक्शन फॉर्मेशन करता है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या फिर दो अलग अलग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। एक डेफिनेट वैल्यू तक इंक्रीज होगी, इसके बाद इसकी एनर्जी डिक्रीज करती है, तो डिक्रीज करके एक डेफिनेट वैल्यू पे जाके स्टॉप हो जाएगी। जब स्टॉप हो जाएगी इसको हम बोलते हैं, ये जो एनर्जी है इसको प्रोडक्ट की एनर्जी बोलते हैं। तो रिएक्टेंट यहाँ पे था, रिएक्शन जैसे आगे प्रोसीड किया, कोलिजन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के बाद ये एक डेफिनेट लिमिट तक इंक्रीज हुआ, फिर वहाँ से डिक्रीज होकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे आ गई प्रोडक्ट की एनर्जी, यहाँ पे आ गई रिएक्टेंट की एनर्जी। सही है। अच्छा, ये जो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ, यहाँ तक इंक्रीज हुआ रिएक्टेंट की एनर्जी, ये मान लो ये जो एनर्जी था ये रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, किसको? रिएक्टेंट को। तो वो कितना है? कितना? यही जो अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड है रिएक्टेंट के लिए, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो इससे डेफिनेशन क्या निकल के आता है? इससे डेफिनेशन ये निकल के आता है कि द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्टेंट to achieve the transition state is called the activation energy. The minimum amount of extra energy required by the reactant to form an intermediate or transition state is called the activation energy. अच्छा, ये जो transition state होता है ना, इसको हम intermediate भी बोलते हैं। ये मैं दिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा कि इंटरमीडिएट क्या होता है और ये कैसे फॉर्मेशन होता है। सही है, कोई टेंशन नहीं है, जल्दी नहीं। तो मोटा मोटी मतलब ओवरऑली हमने अभी तक सिंपल भाषा में क्या समझा ये कि जो रिएक्टेंट थी उसके एनर्जी जो है वो डेफिनेट वैल्यू पे थी। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता गया, रिएक्टेंट की एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होता गया, एक डेफिनेट वैल्यू तक इंक्रीज हुआ, फिर वो डिक्रीज होके प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी डिक्रीज होके। ठीक है, ये जो मैक्सिमम लिमिट तक गया ना रिएक्टेंट की एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं, इसी स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं और इंटरमीडिएट बोलते हैं। और ये हाईली अनस्टेबल होता है और इमीडिएटली डिसअपीयर होता है और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, ये जो स्टेट है, ये जो एनर्जी वैल्यू है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी और इंटरमीडिएट की एनर्जी। और ये जो डिफरेंस है रिएक्टेंट की एनर्जी ओरिजिनली जितना था और उसको एक्टिवेशन एनर्जी जो ट्रांजिशन स्टेट है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो डिफरेंस एनर्जी चाहिए था, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सही है, एक एग्जांपल से देखते हैं। एक रिएक्शन एक्चुअल में कैसे प्रोसीड होता है वो हम देखते हैं। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है केमिकल काइनेटिक्स, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फंडामेंटल्स, तो ज़्यादा फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो देखते हैं। मान लो H2 प्लस I2 गिव्स राइज टू 2HI। ये एक रिएक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ ना, इसी रिएक्शन पे पहले क्या था, हाइड्रोजन था,
इसके साथ मिला आयोडीन, आयोडीन के एक मॉलिक्यूल, इसमें H और H में बॉन्ड है, बॉन्ड है, ठीक है। ये दोनों जो मिलेंगे तो बेसिकली क्या होता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है वो ब्रेक करता है, और आयोडीन आयोडीन की जो बॉन्ड होता है वो भी ब्रेक करता है। फिर एक हाइड्रोजन दूसरे आयोडीन से बॉन्ड बनाता है, और ये वाला हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, इनके बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड है वो भी कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं होगा। एक इंटरमीडिएट स्टेट को अचीव करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक आयोडीन यहाँ पे है, और एक आयोडीन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा होता है। कुछ समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ ना, ये वाला जो एच बॉन्ड है ये ब्रेक कर ही रहा था, कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ लेकिन आधा ब्रेक हुआ। साइमल्टेनियसली ये वाला जो हाइड्रोजन दोनों है ये दूसरे आयोडीन के साथ भी बॉन्ड बना रहे थे एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा था। ये जो स्टेट है ये एक अनस्टेबल स्टेट होता है जहाँ पे कोई भी बॉन्ड कम्प्लीटली फॉर्मेशन नहीं हुआ था और कोई भी बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक भी नहीं हुआ था। इसी स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। यहाँ पे ना कोई बॉन्ड कम्प्लीटली फॉर्म हुआ है ना कोई बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक हुआ है, तो ये एक मिडिल स्टेज में अटक गए हैं। तो ये मिडिल स्टेट में हमेशा अटक नहीं जाएंगे, ये डायरेक्टली मतलब इंस्टेंटली ये प्रोडक्ट में कन्वर्सन हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होंगे, इंटरमीडिएट स्टेट के बाद डायरेक्ट ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला HI और ये वाला HI फॉर्मेशन करेंगे, तो ये दोनों हो गए प्रोडक्ट। तो ये स्टेबलाइज हो गए, ये वाला बॉन्ड कम्प्लीटली फॉर्मेशन हो गया तो स्टेबलाइज हो गए। अच्छा, इसको हम अगर एनर्जी प्रोफाइल में ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे, अगर हम एनर्जी प्रोफाइल में ड्रॉ करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एनर्जी हो गया, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये था रिएक्टेंट, ये आया एक्टिवेशन एनर्जी और ये आया प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट की एनर्जी। ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी और ये वाला जो टोटल वैल्यू है ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। कुछ समझ में आया, ये हो गया EA और ये हो गया थ्रेशोल्ड और ये हो गया रिएक्टेंट एनर्जी। मतलब सिंपल देखो, यहाँ पर रिएक्टेंट था, यहाँ पर रिएक्टेंट था, तो रिएक्टेंट की एनर्जी इनिशियली इतनी थी, इसको इतना अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड थी टू अचीव द ट्रांजिशन स्टेट। तो ये हो गया EA वैल्यू, तो EA वैल्यू इतना हुआ, रिएक्टेंट की एनर्जी इतना हुआ। अगर EA के साथ रिएक्टेंट की एनर्जी मिला दी जाए तो टोटल जो एनर्जी हुआ इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर अ रिएक्टेंट टू अचीव द इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड। यहाँ पे था ना, तो ऑलरेडी इसके पास इतना एनर्जी था, ये वाला लेवल पे था रिएक्टेंट, तो इसको एक्स्ट्रा इतना चाहिए था, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया।
और ओरिजिनली रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी ये वाला, तो दोनों को जब मिला देंगे ना तो टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी आ जाएंगी, वो हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। सही है, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। तो यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, तो इसको हमने, इसकी एनर्जी यहाँ पे था, सपोज इसको हमने एक्स्ट्रा इतना एनर्जी प्रोवाइड कराया, जब एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराया कितना अमाउंट ऑफ द अमाउंट इक्वल टू इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, तो इतना ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोवाइड कराया, तो इनकी बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया और हाइड्रोजन और आयोडीन की बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन हुआ, एक इंटरमीडिएट स्टेट के थ्रू वो प्रोसीड किया था। ठीक है, इसी वाले पाथ को हम लोग फॉलो करते हैं, ये वाला पाथ को हम फॉलो करके यहाँ पे प्रोडक्ट तक पहुँचते हैं। सही है, ये होता है एक रिएक्शन की प्रोसीडिंग। ठीक है, समझ में आ गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल हो गया, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी एंड ओरिजिनली द रिएक्टेंट हैड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। सही है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो आगे चलते। तो अपने एक्टिवेशन एनर्जी समझ लिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ लिया, और ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यही थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो अभी देखते हैं आरएनएस इक्वेशन एक्चुअली कहता क्या है, इसको हम आगे डिराइव करेंगे, हम डिराइव्ड इक्वेशन भी निकालेंगे और इसको प्रैक्टिकली हम एक न्यूमेरिकल में अप्लाई कैसे करेंगे। तो आरएनएस इक्वेशन क्या कहता है, इस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट जो है वो a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, यहाँ पे T टेम्परेचर है और R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पढ़ा होगा यहाँ पे, तो 8.314 समथिंग इसका वैल्यू होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया E और ये हो गया आरएनएस फैक्टर। ठीक है, अगर हम इसको बोथ साइड पे लॉगरिथम ले लें देन क्या आ जाएगा, ln k इज इक्वल टू, अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई हुआ तो उसको प्लस करते हैं लॉगरिथम पे, तो ln a प्लस ln ऑफ e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, इसी को हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ln k यहाँ पे रह गया, तो ln a को a यहाँ पे रहा, और यहाँ पे सिंस यहाँ पे ln है, ln है और बेस यहाँ पे e है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, माइनस ये बात, इसको अगर हम रीअरेंज करें एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिखना हो तो हम माइनस ई ए बाई आर टी को यहाँ पे ले आएंगे प्लस ln a को यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखें, अगर हम इसको हम ध्यान से देखें, अगर इसको हम y ले लेते हैं तो, अगर 1/t को हम x ले लेते हैं तो, और ln a को यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू ln k हो गया और m इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर हो गया और c इज इक्वल टू ln a हो गया, ln a हो गया। तो सिंपली यहाँ को इसको एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करो, एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करो, किसके थ्रू, ln k वर्सेस 1/t। अगर ln k वर्सेस 1/t ले लिया तो यहाँ पे स्लोप जो आएगा इज इक्वल टू m आएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर, यानी कि नेगेटिव स्लोप होगा, तो फिर कर्व कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, और ये वाला जो इंटरसेप्ट होगा ये होगा ln a,
यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर, ठीक है, माइनस ई ए बाई आर। अगर हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करें तो स्लोप आ जाएगा माइनस ई ए बाई आर और इंटरसेप्ट आ जाएगा एल एन ए, और ये जो होगा ये नेगेटिव स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप का एक कर्व हमें मिलेगा। सही है। अच्छा, अगर हमें इस तरह दिया हो अर्नस्ट इक्वेशन में, दो अलग अलग टेम्परेचर दिया हो, दो अलग अलग टेम्परेचर दिया हो, अगर अलग अलग टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट कांस्टेंट भी अलग अलग होगा। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है? जब रिएक्शन के टेम्परेचर को चेंज करोगे तो उसके रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। सही है। एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 and T2 रेट कांस्टेंट भी अलग अलग होंगे, आर K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? तो डाउट अगर तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, दैट इज नॉट एन इशू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एट T1, तो अगर T1 हुआ तो रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट है वो K1 होता है। तो आरएनएस इक्वेशन क्या आ जाएगा, K1 इज इक्वल टू A इंटू ए, तो सेम ही रहेंगे, एक ही रिएक्शन है ना, तो इसकी ए की वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आरएनएस वेक्टर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होता है। अगर रिएक्शन अलग लेंगे तो इसकी ए की वैल्यू भी चेंज होगी, सिंस ये एक ही रिएक्शन है, बस दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमने दिया, इसीलिए हमें दो अलग अलग रेट कांस्टेंट भी मिला, लेकिन ए की वैल्यू सेम रहेगी, एक इंटू ई टू द पावर। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर लिया है तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी भी अलग अलग आएंगी। ये बात आप समझ लो कि अलग अलग टेम्परेचर पे रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे EA1 ले लेंगे बाई आर टी। एट T2 में, सो T2 टेम्परेचर में क्या होगा, आरएनएस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, K2 इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA2 बाई आर टी। अच्छा सॉरी, ये T1 होगा, टेम्परेचर T1, और T2, और R तो सेम है, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, R तो सेम है। तो हमें दो अलग अलग एक एक्सप्रेशन मिल गए। ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं, अगर हम 2 को A से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, डिवाइडिंग 2 बाई 1 हमें ये मिल जाएगा K2 बाई K1 इज इक्वल टू, ए को ए कैंसिल हो गया। ठीक है, सो ई टू द पावर, ऐसे हम लिख सकते हैं, ई टू द पावर, जो मैथ में इतना अच्छा नहीं है ना तो उनके लिए समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ई टू द पावर माइनस EA1 बाई आर T1 था, सॉरी K2 लिया ना, K2 को डिवाइड कर लेना, K2 को K1 से डिवाइड कर रहे हैं K2 को, तो ऊपर ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, तो ये 2 बाई आर T2 डिवाइडेड बाई K1 के रेस्पेक्टिव में क्या आएगा, माइनस EA1 बाई आर T1। ठीक है, इतना ठीक है। सिंस यहाँ पे बेस सेम है तो इसको हम ये वाला टर्म को माइनस कर सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई टू द पावर क्या हो गया, माइनस EA2 बाई आर T2 माइनस ऑफ माइनस EA1 बाई आर T1, सॉरी यहाँ पे T1, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। बेस को हमने सेम रखा, यहाँ इसको इससे माइनस कर दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम अगर रीअरेंज कर दे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई टू द पावर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस वाला को आगे ले आओ, इसको नीचे ले आओ राइट साइड पे, तो ये हो गया EA1 बाई आर T1 माइनस EA2 बाई आर T2।
ठीक है, इतना ठीक है। इतना ठीक है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया। टेम्परेचर चेंज होने से जो रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज होने से रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो चेंज नहीं होता। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो चेंज नहीं होता। इट्स अ ह्यूज ब्लंडर। वो चेंज नहीं होता। सो EA1 EA2 ये सब कुछ नहीं होता, बस EA ही होता है। तो दोनों टेम्परेचर के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सेम होता है। ठीक है, तो जब एक्टिवेशन एनर्जी सेम होगा तो EA1 एंड EA2 कुछ भी नहीं रहेगा, दोनों केस में EA ही रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी सेम ही रहेगा। ठीक है, इतना ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि, और अगर हम इसको ले लेंगे e टू द पावर माइनस EAR ले लेंगे तो EA बाई आर कॉमन ले लेंगे, सो ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। इतना सही है, इतना सही है, समझ में आया। इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये होता है कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे भी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो सेम होता है, बस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट डिफरेंट आता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होता। तो अभी तक यहाँ तक हम समझ रहे थे, तो नोट्स बना लो और वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ तक, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे कि हमें मिला क्या, K2/K1 इज इक्वल टू E टू द पावर EA/R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। करेक्ट है, 1/T2। सो अगर हम बोथ साइड्स लॉगरिथम ले ले तो ln K2/K1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंस E है तो E है तो यहाँ पे हम E को कैंसिल कर सकते हैं। अगर लॉगरिथम लेंगे तो E को कैंसिल कर सकते हैं, बस ये वाला वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिल गया। समझ में आया। ये सेम होता है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे भी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू सेम होता है, बस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट को हम K1 K2 लेते हैं और टेम्परेचर तो अलग अलग है ही। तो हमें मिल गया ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, जो कि है ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R इंटू 1/T2 माइनस 1/T1 माइनस 1/T2। ये वाला एक्सप्रेशन, ये एक डिराइव्ड इक्वेशन आ गया हमें कहाँ से, आरएनएस इक्वेशन से। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली, ये दो अलग अलग के वैल्यू है और दो अलग अलग टेम्परेचर, तो ये की वैल्यू सेम है, तो डायरेक्टली अलग अलग टेम्परेचर गिवन होंगे और दो अलग अलग रेट कांस्टेंट भी गिवन होंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और न्यूमेरिकल्स को फोड़ दो। सही है। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे ये करना चाहते हो, लॉगरिथम को यहाँ पे लॉन को लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.303 लॉग K2/K1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो लॉग ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R डिवाइड कर दो और 1/T1 माइनस 1/T2। ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ को लॉग के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना। तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, बस इसके हमको ln को लॉग में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे 2.303 को डिवाइड करना पड़ा। सही है, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बस एक करेक्शन कर लो कि दो अलग अलग टेम्परेचर में भी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू सेम ही होता है, सिंस एक सिंगल रिएक्शन है, सेम ही रिएक्शन है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सेम ही होगी, बस रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होता है।
I'm not good at mathematics, but still, let's see. So, एक ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिवर्सिबल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक रिवर्सिबल रिएक्शन पे टेम्परेचर की इफेक्ट क्या होगी। एक रिवर्सिबल रिएक्शन पे टेम्परेचर की जो इफेक्ट होता है वो क्या होगा। सो ले लेते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले ही लेते हैं। सपोज ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। सपोज फॉरवर्ड के लिए जो रेट कांस्टेंट आएगा वो KF, बैकवर्ड के लिए जो रेट कांस्टेंट आएगा वो KB, दैट इज KB। सो KB अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर RNS इक्वेशन लिखना हो तो, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमें RNS इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, KF इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर। अच्छा, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो अलग होता है, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन होता है इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो भी अलग ही होता है। ठीक है, तो नहीं, ये अलग होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड के लिए क्या लिखेंगे, E टू द पावर माइनस EAF बाई RT। ठीक है, EAF मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो बैकवर्ड लिखेंगे तो KB, यहाँ पे बैकवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, KB। A को M सेम रहा, सेम रिएक्शन है तो A सेम ही रहेगी, लेकिन सिंस यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए अलग एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। ध्यान रख लो, ये पक्का ध्यान रख लो कि फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अलग होंगे, बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अलग होंगे। EAB, इसके लिए EAF एंड इसके लिए EAB, ये दो अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी है। सही है, किसी भी रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, सेम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट नीडेड टू टेक इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सही है, तो ये आ गया माइनस EAB बाई RT। तो ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन आ गए। तो ये हम देख रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर जो टेम्परेचर की इफेक्ट होता है, टेम्परेचर की जो चेंज होता है वो कैसे अफेक्ट करता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ये आ गया RNS इक्वेशन, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए ये आ गया RNS इक्वेशन। सही है, इतना सही है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो डिवाइडिंग अगर हम इसको डिवाइड करें तो डिवाइडिंग 1/2, अगर 1 को हम 2 में डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, KF बाई KB इज इक्वल टू A को A कैंसिल हो गया, और यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ E टू द पावर हमें मिला क्या, माइनस E टू द पावर AF बाई RT। सही है, माइनस EAB बाई RT। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे EAB को इधर ले आओ, ये माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं EAB बाई RT माइनस EAF बाई RT। सही है, सही है, इतना ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, इस तरह लिखोगे तो माइनस वो डेल एस प्लस आ जाएगा।
अगर नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, एक माइनस कॉमन ले लो। माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए एफ माइनस ई ए बी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड बाई आर टी। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन सही है। माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो ये वाला प्लस आ गया और ये माइनस आ गया। ठीक है, ई ए एफ माइनस यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाई आर टी। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ध्यान से समझो क्या होता है। ये जो वैल्यू है फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी, अगर उससे बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हम माइनस करें तो ये जो टोटल टर्म आ जाएगा ना, इसको हम डेलेज बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आगे पढ़ोगे, इसको हम चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए जो ई ए एफ होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए जो ई ए बी होगा, दोनों एक्टिवेशन एनर्जी को हम माइनस करेंगे। ई ए एफ माइनस ई ए बी इज इक्वल टू डेल एक्स। ये अच्छे से याद रख लो। अगर किसी न्यूमेरिकल में एंथैल्पी चेंज पूछा होगा और फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी गिवन होगी और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी गिवन होगी, तो सिंपली फॉरवर्ड से बैकवर्ड को माइनस कर दो और डेल एच की वैल्यू आ जाएगी, डेल एच की वैल्यू आ जाएगी। सही है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं के एफ बाई के बी बस के बी। अच्छा, और एक बात, के एफ बाई के बी क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा या फिर आगे पढ़ोगे। के एफ बाई के बी मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो यहाँ पे हम इसको के ई क्यू भी लिख सकते हैं। तो के ई क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, ई टू द पावर, ये वाला वैल्यू हमारा डेल एच आया और माइनस तो यहाँ पे था ही, कॉमन लिए थे, तो ये वाला टोटल वैल्यू डेल एच आया। तो हम लिख सकते हैं माइनस डेल एच बाई आर टी, ये आ गया। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया, एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, क्या मिला हमें ना, के एफ बाई के बी इज इक्वल टू और के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल एच बाई आर टी। आगे अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो, अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो लॉगरिथम ले लो। तो यहाँ पे लॉगरिथम ले लो, सही है, लॉगरिथम ले लो। लॉगरिथम ले लो तो ln के ई क्यू, ln के ई क्यू इज इक्वल टू, तो ई को ई कैंसिल हो गया, अगर ln लोगे तो ई तो कट जाएगा, ई तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कौन, माइनस डेल एच बाई आर टी। ठीक है, डेल एच बाई आर टी। ठीक है, ए इंटू, और यहाँ पे ए है, पता है यहाँ पे ए है, ए है यहाँ पे, जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन लिए थे ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में उसकी जो ओवरऑल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आया था, तो इसको ए रखते हैं, यहाँ पे ए रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, ए इंटू क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस डेल एच बाई आर टी। ठीक है, इतना ठीक है, ई टू द पावर डेल एच बाई आर टी। नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर अब ओवरऑल नहीं लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा ln ए एफ, फॉरवर्ड के लिए ए और बैकवर्ड के लिए ए, और इंटू क्या आ जाएगा, माइनस डेल एच बाई आर टी। ये एक एक्सप्रेशन मिल गया हमें। हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ये वाला टर्म तो हम भूल ही गए, ln सॉरी ए एफ बाई ए बी इंटू ई टू द पावर कितना, ई टू द पावर माइनस डेल एच बाई आर टी। ठीक है, ये तो हम भूल ही गए, ये वाला जो टर्म था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो हम भूल ही गए। तो डेल एच बाई आर टी आ गया, ये वाला भी एक एक्सप्रेशन हो गया। इसको भी आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में पुट कर सकते हो।
अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन हो तो, और ये दोनों वैल्यू गिवन हो और डेल एच की वैल्यू गिवन हो, तो यहाँ पे इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये देखो और एक एक्सप्रेशन याद रख लो कि अगर दो अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो, तो अगर दो अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो, when two different equilibrium constants अगर KEQ1 एंड KEQ2 अगर दो अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो, तो वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ln ऑफ K इक्विलिब्रियम 1 बाई K इक्विलिब्रियम 2, इसको डायरेक्टली याद रखो, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेम वाला फॉर्मेट, डेल एच बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। सही है, ये भी एक एक्सप्रेशन है आरएनएस इक्वेशन। ये सारे के सारे जो है वो डिराइव्ड एक्सप्रेशन है। मेन जो आरएनएस इक्वेशन है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, ये भी आ गया, और दो अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो, अगर किसी प्रॉब्लम में, किसी न्यूमेरिकल में दो अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन हो और डेल एच की वैल्यू गिवन हो, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर सकते हो। याद रख लो, बस इसको नोट कर लो कि K इक्विलिब्रियम 1 बाई K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 इज इक्वल टू डेल एच बाई आर होल इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। सही है, इसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये देखा था, यू मस्ट हैव सीन इट इन द थर्मोडायनेमिक्स। क्या देखा था, ये देखा था कि अगर डेल एच पॉजिटिव हुआ, तो ये रिएक्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक, यानी कि हीट जो है वो टेक्स हीट, वो लेता है हीट। अगर डेल एच नेगेटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट रिलीज हो रहा है, तो हमने जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था ln KEQ इज इक्वल टू, हमने निकाला था ln AF बाई AB माइनस डेल एच बाई आर टी। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ गया ना, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ गया। ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था, तो माइनस डेल एच बाई आर टी। अगर यहाँ पे समझो, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ तो यहाँ पे डेल एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, यानी अगर हम यहाँ पे एक प्लॉट लेते हैं, प्लॉट ऑफ ln KEQ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्सेस 1 बाई टी, अगर हम ln KEQ वर्सेस 1 बाई टी को लेते हैं, देख लेते हैं कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। दो अलग अलग कर्व आएगी, कैसे, एक्सोथर्मिक के लिए अलग और एंडोथर्मिक के लिए अलग। ये वाला एक्सप्रेशन याद रखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विथ y इज इक्वल टू ln KEQ एंड x इज इक्वल टू 1 बाई टी, एंड स्लोप कितना है, स्लोप है डेल एच बाई आर माइनस डेल एच बाई आर। अगर यहाँ पे रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक हुआ, तो डेल एच जो है पॉजिटिव हो जाएगा,
तो डेल एच पॉजिटिव होगा तो ये जो पॉजिटिव होगा तो ये जो स्लोप है डेल एच बाई आर वो माइनस डेल एच आर भी रहेगा, आर ही रहेगा। जो नेगेटिव साइन है ना ये चेंज थोड़ी होगा, चेंज नहीं होगा। डेल एच पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव साइन वैसे की वैसे रहेगा, तो यानी कि जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है फिर तो ये जो स्लोप है ये ln के ई क्यू, तो ये जो स्लोप है वो नेगेटिव आता है। अगर रिएक्शन की डेल एच जो है वो पॉजिटिव होता है और स्लोप जो है वो माइनस डेल एच बाई आर आएगा, माइनस डेल एच बाई आर आएगा। और ये जो स्लोप है सिंस माइनस डेल एच बाई आर और डेल एच यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस को माइनस ऐसे ही रहा, ऐसे ही रहा तो स्लोप जो है वो नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक के केस में जो डेल एच की वैल्यू होता है वो ऑलरेडी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जब हम डेल एच की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा क्या, स्लोप जो है वो माइनस डेल एच बाई आर टी आ जाएगा, माइनस डेल एच बाई आर टी आ जाएगा। लेकिन जो माइनस डेल एच है वो डेल एच ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रहा है कैसे हो गया। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे डेल एच की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दो, तो नेगेटिव पुट करने से ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो स्लोप जो आ जाएगा यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस डेल एच बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये यहाँ पे होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पे स्लोप जो होगा डेल एच बाई आर हो जाएगा, सही है। स्लोप जो होगा वो डेल एच बाई आर हो जाएगा, सिंस यहाँ पे ये होगा तो डेल एच बाई आर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम ये 1/t है और ये हो गया एक्सोथर्मी के लिए। तो ये वाला ग्राफ जो है वो एक्सोथर्मी के लिए, कौन सा, ये वाला एक्सोथर्मी के लिए, और ये वाला जो है एंडोथर्मी के लिए। कौन से, इसी वाले एक्सप्रेशन को यूज करके हमने दो अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर दिया अभी तक। अच्छा, सिंस हम आरएनए सीक्वेंस पढ़ रहे थे, अगर हम आरएनए सीक्वेंस पढ़ रहे हैं अभी तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता कर लेते हैं, जानने में क्या होता है। एग्जाम में भी आएगा, जो बोर्ड वाले हैं उनके भी आएगा, सही है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। आरएनए इक्वेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला तो ये है लार्जर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी smaller the value of rate constant के। ये कैसे हुआ ना, एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन ये था k इज इक्वल टू a इंटू माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अगर ये ई ए की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये ई ए की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो टोटल टर्म होता है, ये जो टोटल टर्म है इसकी वैल्यू बहुत ही कम होगा। अगर ई ए की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, सिंपल मैथमेटिक्स से समझ लो कि अगर ई ए की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो ये नेगेटिव है ना, तो ये जो वैल्यू है ज़्यादा नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव में आ जाएगा तो इसकी ई टू द पावर समथिंग नेगेटिव, ई टू द पावर समथिंग नेगेटिव में क्या होगा ना, ई टू द पावर समथिंग नेगेटिव, और ये नेगेटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो ये वाला जो टोटल टर्म है वो डिक्रीज करेगा। तो इफ ई ए इंक्रीजेस मोर देन
माइनस ई ए बाई आर टी टर्म, ये जो होता है माइनस ई ए बाई आर टी टर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी की जो वैल्यू होता है वो होता है बहुत ज़्यादा, देन ई टू द पावर माइनस ए बाई टर्म वैल्यू डिक्रीजेस। ये जो टोटल, अगर ए की वैल्यू ज़्यादा होगा ना, और टोटल जो टर्म है ना ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, तो ये नेगेटिव में रहता है ना, नेगेटिव में है। तो अगर ये नेगेटिव में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा तो ये वाला वैल्यू जो है ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी ये डिक्रीज करता है। द वैल्यू द टर्म ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी डिक्रीजेस। अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो हेंस वैल्यू ऑफ के डिक्रीजेस। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि ई की वैल्यू जो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू उतनी ही कम होगी। और इसको अगर आप थ्योरेटिकली समझना चाहो तो, अगर थ्योरेटिकली समझना चाहो तो क्लैरिटी देना तो मेरा काम है, इट्स माय जॉब। सो देखो कैसे इसको थ्योरेटिकली अगर ग्राफ में अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, ये तो हमने दिखा दिया कि मैथमेटिकली कैसे समझे कि ई ए की वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो के की वैल्यू कैसे डिक्रीज होता है। अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझें, यहाँ पे रिएक्टेंट होता, यहाँ पे रिएक्टेंट था, ये आएगा ट्रांजिशन स्टेट तक, फिर आएगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की एनर्जी इनिशियली इतना था, सही है। यहाँ पे है हमारा ट्रांजिशन स्टेट, हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, यही होता है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा हुआ तो रिएक्शन जो रिएक्टेंट है इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ, ठीक है। अगर ये जो वैल्यू है, अगर कोई यहाँ पे समझो इसको अच्छे से, अगर यहाँ पे और एक एनर्जी है, यहाँ पे एक और एक्टिवेशन एनर्जी है, तो समझो तो कौन सा वाला ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये जो रिएक्टेंट है इसको यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगता था, इसको यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होगी। तो जब ज़्यादा टाइम लगता है तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं जाना हो 10 किलोमीटर, सपोज 10 किलोमीटर जाने के लिए जितना टाइम लगता था, अगर आपको 20 किलोमीटर जाना हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपकी पहुंचने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी ना, ओवरऑल टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट को अगर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होता है तो उसको वहाँ तक पहुँचने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा। और सिंस रिएक्शन अगर स्लो होता है तो उसकी रेट कांस्टेंट भी स्लो होता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इट्स अ मेजर ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा हुआ तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा हो गया तो रिएक्टेंट की जो ओरिजिनल एनर्जी थी यहाँ पे थे, तो इसको ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ तक पहुँचने में ना उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और रिएक्शन जो है इसकी प्रोसीडिंग जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, यानी कि रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट है, वो स्लो हो जाएगी, which implies रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट है उसकी की वैल्यू भी, के की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, सही है। ये था कंसेप्चुअली अगर आप समझो तो इससे क्या समझ में आ गया, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हुआ तो के की वैल्यू डिक्रीज करता है, यानी कि रिएक्शन की रेट जो है वो डिक्रीज करता है, यानी कि रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उसको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने में ज़्यादा मेहनत लगती है, तो रिएक्शन की रेट को स्लो करता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो
यानी कि ट्रांजिशन एनर्जी, जो ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, तो रिएक्टेंट को वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, तो ओवरऑली रिएक्शन की रेट जो है स्लो हो जाएगी, और सो इज द रेट कांस्टेंट ऑल्सो। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, अगर लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी greater the influence of change in temperature on rate constant, ये भी इंपॉर्टेंट है। larger the activation energy greater the influence of change in temperature on rate constant, ठीक है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो चेंज इन टेम्परेचर की जो इफेक्ट है वो रेट कांस्टेंट के ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगी तो इसकी जो इफेक्ट है वो रेट कांस्टेंट के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, किसके बढ़ने से, एक्टिवेशन एनर्जी के इंक्रीज होने से, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी प्रॉब्लम में एक ग्राफ दिया हो और आपको बताना हो कि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, आप उसको कैसे बताओगे? हाउ विल यू फाइंड आउट whether the reaction is endothermic or exothermic? So let's see. देखो, अगर कोई if increase in temperature shifts the equilibrium in forward direction, then reaction is endothermic। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, is endothermic। समझो, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई A है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, सही है, KF एंड KB, AB, सो K इक्विलिब्रियम क्या हो गया, KF की और बाई KB की जो रेशियो है, ठीक है। KF और KB की वैल्यू ये जो रेशियो है। अच्छा, अगर यहाँ पे KF की वैल्यू इंक्रीज करेगी तभी तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो KF की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहा है, तो जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया रहेगा। यानी कि अगर A से B फॉर्मेशन हो रहा है तो अगर हमें टेम्परेचर चेंज करने से B ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम है ना, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम है तो A और B की जो अमाउंट है वो इक्विलिब्रियम पे वो सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम जो है वो B की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, यानी कि KF की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें और टेम्परेचर को इंक्रीज करने से अगर KF की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और उसके रिजल्ट पे अगर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि जो रिएक्शन है वो हीट इनटेक कर रहा है, टेम्परेचर वो हीट को वो इनटेक कर रहा है, और तभी तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा। देखो, कोई भी रिएक्शन चल रहा है, हमने एक चेंज किया, क्या चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया। अगर टेम्परेचर चेंज करने से कोई रिएक्शन की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की चलने की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहा है,
यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो जो रिएक्टेंट है वो हीट इनटेक कर रहा है, हीट इनटेक, अगर हीट इनटेक कर रहा है तभी तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो केएफ की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाने से केएफ की वैल्यू इंक्रीज होता है, यानी कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ज़्यादा कौन से रिएक्शन जाता है, जो एंडोथर्मिक होता है। ऑब्वियसली एंडोथर्मिक जो होता है वो हीट लेता है, हीट लेना, जब आप हीट बढ़ाओगे तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी, और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप हीट बढ़ाओगे तभी उसके प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्मेशन होंगे। अगर हम हीट बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और केएफ की वैल्यू अगर इंक्रीज होता है हीट बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, तो समझ लो कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक, ठीक है। अगर उसी तरह रिवर्स अगर देखें तो अगर आप हीट टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो और रिएक्शन जो है वो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा आ रहा है, और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा आ रहा है तो यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर आप हीट बढ़ाते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा आ रहा है, यानी कि के बी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, सही है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in temperature if equilibrium shifts in backward direction, then it is exothermic। इसके ऑपोजिट है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि वो हीट रिलीज कर रहा है, तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। सिंपल सी वैसे समझ लो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो एंडोथर्मिक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक है। अगर इसी चीज़ को हम ग्राफ में देखें तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, अगर हम एनर्जी प्रोफाइल पे देखें, अगर किसी रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल हमें दिया है तो हमें दो अलग अलग एनर्जी प्रोफाइल दिया है, एक में ये है और एक में ये है, ठीक है। इसका रिएक्टेंट यहाँ पे था, इसका भी रिएक्टेंट यहाँ पे है, सही है। ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट को गया और यहाँ पे आया, ये हो गया प्रोडक्ट। ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट पे आया और यहाँ पे आया प्रोडक्ट। तो अलग अलग एनर्जी प्रोफाइल हमें गिवन है। ये हो गया रिएक्टेंट की एनर्जी और ये हो गया प्रोडक्ट की एनर्जी, ये हो गया रिएक्टेंट की एनर्जी और ये हो गया प्रोडक्ट की एनर्जी। ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिर्फ हमें एक ग्राफ को देख के बताना है, ये है एनर्जी और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे देखो कि एक जो केस है, यहाँ पे क्या हुआ ना, रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे थी, वो ट्रांजिशन स्टेट को गया, फिर आके प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो गई, रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो गई, यानी कि कुछ एनर्जी वो रिलीज किया होगा, कुछ एनर्जी वो रिलीज किया होगा, ठीक है। तो जब कुछ एनर्जी रिलीज होता है तो कहाँ पे होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे होता है।
तो इसके एनर्जी प्रोफाइल को डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। सिंपली एनर्जी प्रोफाइल को देखो और बताओ। यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे थी, वो ट्रांजिशन स्टेट को गया, फिर आके यहाँ पे प्रोडक्ट पे स्टॉप हो गया, और ये जो प्रोडक्ट की एनर्जी है ये रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा हो गई, यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो गेन हो गई, तो गेन हो गई मतलब डेल एच पॉजिटिव आया। यहाँ पे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज कर गया, वो इट लूजेस दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे डेल एच जो है वो नेगेटिव आ गया। तो डेल एच नेगेटिव कहाँ पे आता है? एक्सोथर्मिक पे। डेल एच पॉजिटिव कहाँ पे आता है? एंडोथर्मिक पे। तो सिंपल सी बात है, अगर एनर्जी प्रोफाइल दिया हो और पूछा हो कि से whether the reaction is endothermic or exothermic, then you can see whether the energy of the product is less than the reactant. If the energy of the product is less than the reactant, then del H is negative and hence the reaction is exothermic. And if the energy of the product is more than the reactant, then the del H must be positive and hence the reaction should definitely be endothermic. Correct? So अभी के लिए इतना ही. Keep learning. Bye bye.